वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज़ हमारी यूपी पीसीएस मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। ये बाइलिंगुअल सीरीज़ है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एचसीएस, आरओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। राइट, तो आइए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीओ? व्हाट इम्पोर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया? शंघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? भारत के लिए इसका क्या महत्व है? इस पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले क्या होगा, थोड़ा सा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे और उसके बाद मेन बॉडी में हम जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। एससीओ जो है ये 2001 में स्थापित एक यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशियन दोनों ही पार्ट्स के, दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के नेशंस को मिलाकर बना हुआ एक राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। ये यूरेशिया का लगभग 60% क्षेत्र और दुनिया का 40% आबादी को कवर करता है। और इसके सदस्यों में कौन कौन आ जाता है? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान। ठीक है, तो ये इसके मेंबर्स हैं। अब आपको ये बात जनसंख्या और भौगोलिक दायरे के मामले में सबसे बड़ा कैसे हो जाता है? आपको पता है चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं और वो मिलकर अगर किसी एक ग्रुप में होंगी तो ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा हो जाएगा। राइट, और साथ में और मेंबर्स भी हैं जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी है। ठीक है, और भौगोलिक दायरे में भी कैसे सबसे बड़ा हो जाता है? क्योंकि रशिया, चाइना, इंडिया जैसे जो सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं वो इसमें शामिल है। जो सबसे बड़े क्षेत्र वाले देशों की लिस्ट में आते हैं, टॉप कंटेंडर्स हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये भौगोलिक और जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है एससीओ के, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि इसका उद्देश्य है कि राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को गहरा करके जो भी सदस्य देश हैं इनके बीच संबंध को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। उसके बाद आ जाता है कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना और उसे कायम रखने के उद्देश्य से संयुक्त प्रयास करना, यानी कि मिलकर प्रयास करना। अगला पॉइंट है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद जैसे जो खतरे हैं इनका सामना करने के उद्देश्य से जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच संयुक्त सहयोग होना चाहिए। फिर आता है कि एक न्याय संगत, निष्पक्ष और तर्कसंगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का भी प्रयास करना इसका एक प्रमुख एम और ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फिर है व्यापार, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण, सांस्कृतिक संबंध, शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो भी कोऑपरेशन है उसको, एंगेजमेंट है उसको गहरा करना। तो ये इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब भारत के लिए इसका क्या महत्व है एससीओ का, वो देख लेते हैं। तो भारत के लिए महत्व में सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा कि आतंकवाद, कट्टरवाद और अस्थिरता की जो चुनौतियां हैं, जो भारत की सॉवरेनिटी के और भारत की इंटीग्रिटी, यूनिटी के खिलाफ एक खतरा पोज करती हैं, एक चैलेंज पोज करती हैं, उसमें हम देखें तो एससीओ की आतंकवाद विरोधी जो संस्था है, क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, जिसको हम RATS भी कहते हैं, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि भारत में टेररिज्म कहाँ से रहा है, तो जहाँ से आ रहा है वो भी कंट्रीज इसके सदस्य हैं। राइट,
हालांकि ऐसा कुछ महत्वपूर्ण कदम भारत नहीं उठा पाएगा। अगर प्रैक्टिकली सोचें तो पाकिस्तान और चाइना का अलायंस इतना स्ट्रांग है कि भारत जो ये RTS है इसका इतना फ़ायदा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये भी इसके मेंबर कंट्रीज़ है। लेकिन फिर भी एक पॉइंट जो हमारे महत्व के लिए हमें लिखना होगा, तो हम ये लिख सकते हैं। देखिए, SCO की सहायता से भारत क्या कर सकता है, जो मध्य एशिया के देश हैं यानी कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे जो देश आ जाते हैं, इन तक अपनी रणनीतिक पहुंच को बढ़ा सकता है। ठीक है, और SCO में भारत की सदस्यता से क्या हो सकता है, मध्य एशियाई देशों के जो भी खनिज और ऊर्जा संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, इन तक हमें भारत को पहुंच मिल सकती है और ऊर्जा सुरक्षा को भारत में बढ़ावा मिल सकता है। राइट, तो जो भी उनके एनर्जी रिसोर्सेज हैं वहाँ तक अगर भारत को पहुँचना है, उनके साथ अपने अलायंस को अच्छा करना है, तो उसमें SCO एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, क्योंकि भारत और वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज दोनों ही इसके सदस्य हैं। आगे क्या पॉइंट है, आगे पॉइंट है इससे भारत को INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से खुद को बड़े यूरेशियन क्षेत्र और यूरोप से जुड़ने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट आता है, इससे भारत को एक अखिल एशियाई राष्ट्र बनने में भी मदद मिल सकती है, एक पैन एशियन प्लेयर, क्योंकि बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ के साथ इसमें भारत का जो सहयोग है वो भारत को प्राप्त हो सकता है और सहायता मिल सकती है। फिर हम देखते हैं इसकी शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन आदि जैसे जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इसमें सहयोग के माध्यम से लोगों के बीच जुड़ाव को और गहरा किया जा सकता है और इसमें SCO की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। फिर ये हमने लिख दिया इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद अब हम इसमें कंक्लूजन कैसे लिखेंगे कि इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के जो संबंध हैं इसमें अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें चीन और पाकिस्तान की भूमिका के कारण जो ये SCO है, इससे भारत को मिलने वाले लाभ जो हैं ये अत्यंत सीमित है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी है भारत के पास, लेकिन पाकिस्तान और चीन जैसे जब देश जो भारत के हित को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे, जब वो इसके सदस्य हैं, तो इससे जो हमें लाभ SCO से मिलेंगे वो काफ़ी सीमित है। इच्छित सकारात्मक परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि भारतीय कूटनीति अपने प्रतिद्वंदियों से कैसे निपटती है, यानी कि इंडियन डिप्लोमेसी कैसे अपने जो भी राइवल्स हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, इनसे कैसे डील करती है। अगर जितना अच्छे से, जितना बेहतर रूप से डील कर पाएंगे, उतने बेहतर भारत SCO से अपने लिए परिणाम प्राप्त कर सकता है, उतने पॉजिटिव चीज़ों को ले सकता है। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो ऐसे मल्टीलेटरल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में हमको थोड़ा देखना होगा, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको ध्यान से देखिएगा। और SCO की भी अध्यक्षता भारत के पास रही है, G20 की भी अध्यक्षता भारत के पास रही है, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं जिनसे एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।